बच्चों, आज मैं जो है कक्षा 9 के बच्चों को जो है इंग्लिश व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने जो है काइंड ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार पढ़ाया था और उसमें मैंने वाक्य जो है आपको बताया था कि वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या थे? पहला आपको हम बताए थे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सिंपल का मतलब बच्चों क्या होता है? सरल, सरल वाक्य। इसको मैंने आपको परिभाषित किया था कि सरल वाक्य क्या होता है, बताइए। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब माने क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो जिस वाक्य में एक कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, एक मुख्य क्रिया हो, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए नोट करिएगा, जैसे यू आर गुड बॉय। इस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें आर एक फाइनाइट वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, एक कर्ता है। जिसमें एक कर्ता हो, एक मुख्य क्रिया हो, वही फाइनाइट वर्ब होता है। अब उतार लीजिए, नोट कर लीजिएगा। दूसरा वाक्य जो है, अब आपको हम जो वाक्य का जो दूसरा प्रकार होता है, सिंपल सेंटेंस के बाद, सरल वाक्य के बाद, वह होता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है बच्चों? दूसरा वाक्य होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, इसकी स्पेलिंग होती है COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस, जिसका कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये संयुक्त वाक्य क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसको हम परिभाषित कर दें। कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है, वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है CLAUSE।
प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है, नहीं, संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो बच्चों कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। कोऑर्डिनेट क्लॉज माने क्या होता है? समान पदीय, जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या हो? जुड़ा हो। एग्जाम्पल के रूप में EX, एग्जाम्पल मोहन वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। इसमें ये जो बट है, ये आपका मोहन वर्कड हार्ड जो है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो बट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट से क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग बट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब तीसरा जो वाक्य हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं उसमें है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप नोट करिएगा, आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। अब आपको हम तीसरा जो वाक्य है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। तो अब आपके मन में निश्चित रूप से यह भाव आ रहा होगा कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य, अब आपको हम परिभाषा दे रहे हैं, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज माने क्या होता है भाई? क्लॉज का मतलब होता है बच्चों उपवाक्य। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है प्रधान उपवाक्य, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित बहुत ही सरल शब्द है। आश्रित का मतलब क्या होता है भाई? बताइए। यस, आश्रित का मतलब होता है जो अपनी आवश्यकता के लिए किसी के ऊपर निर्भर है। जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं तो आप लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं? किसके ऊपर आप लोग आश्रित हैं? बोलिए, अपने माँ बाप के ऊपर ना है। तो आप लोग आश्रित हैं, आप लोग सबऑर्डिनेट। उसी प्रकार बच्चों आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए
प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे देखिए, प्रभात said that he would go there। देख रहे हैं, तो इसमें जो मैंने लिखा है एक कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है, प्रभात सेड दैट ही वुड गो देयर। यहाँ प्रभात सेड जो है, जो मैंने अंडरलाइन किया बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही वुड गो देयर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि वह वहां जाएगा, क्योंकि ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इसके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताया। अब आपको हम बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब इस समय हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो है वाक्य के प्रकार पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस के प्रकार। सिंपल सेंटेंस के प्रकार, काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस क्या होता है? काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो इसमें आपको सबसे पहले हम अब आपको बता दें कि सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको बताना इसलिए है क्योंकि जब आपको नरेशन पढ़ाया जाता है, ये 5 प्रकार के वाक्यों को आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको नरेशन पढ़ाने से पहले आपको पूरी तरह से वाक्य के प्रकार को जानना चाहिए। तो पहला है आपका असर्टिव। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, और इसमें पहला होता है असर्टिव। असर्टिव ये जो वर्ड है ये असर्ट से बना हुआ है। असर्ट वर्ब है। असर्ट का मतलब होता है सूचना प्राप्त होना। क्या होता है बच्चों? असर्टिव की उत्पत्ति जो है असर्ट वर्ड से हुआ है, इसका मतलब होता है सूचना प्राप्त होना। तो असर्टिव का मतलब क्या हुआ है? जिससे कोई सूचना प्राप्त हो। तो इसका अब आपको हम परिभाषा बता दें कि असर्टिव लिखिएगा, असर्टिव वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है। असर्टिव वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है अथवा एक परिभाषा और है, इनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है। इनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है। तो असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है इसके द्वारा कोई सूचना प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? कोई सूचना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि ही
wrote a letter, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। तो इसमें हमें पत्र लिखने की सूचना प्राप्त हुई है, इसलिए यह जो है असर्टिव प्रकार का वाक्य है। अब आप ये जानिए कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। हम पूरे विस्तार के साथ जो है हम वाक्य के प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब बच्चों, जैसे सुधा राइट्स अ लेटर, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव माने आप लोग जानते हो कि जिसमें किसी काम को नकार दिया जाए, नहीं कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुधा डज नॉट राइट अ लेटर, ये आपका निगेटिव हो गया। अब आपको हम दूसरा वाक्य पढ़ाने चल रहे हैं। दूसरा वाक्य जो होता है, आप असर्टिव पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल के सहित आप पढ़े हैं। अब आपको हम दूसरा वाक्य जो पढ़ाने चल रहे हैं, इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग क्या होता है? INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। क्या होता है? एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। मैं ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वह जा रहा है? आप इसमें देखें कि इस वाक्य में जो है प्रश्न पूछने का काम हो रहा है कि क्या वह जा रहा है। इज ही गोइंग, इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे इज ही गोइंग। अब आपको ये भी जानना है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला है यस नो टाइप और WH टाइप। तो बच्चों, आपके मन में ये जरूर बात आ रही होगी कि यस नो टाइप क्या होता है और WH टाइप क्या होता है? यस नो टाइप क्या होता है? जिस प्रश्न का उत्तर, अब मैं उदाहरण दे रहा, आपको परिभाषा दे रहा हूं। परिभाषा आप नोट करिए, समझ जाएंगे आप बड़ी आसानी से। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए, हाँ या ना में दिया जाए, उसे यस नो टाइप कहते हैं। यस नो टाइप कहते हैं। जैसे डू, एग्जाम्पल के रूप में, डू यू नो मी,
क्या आप मुझे जानते हैं? तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कहेंगे हाँ, अगर नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे नहीं। इस प्रकार ये आपका यस नो टाइप हो गया। WH टाइप क्या होता है? जिस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक दिया जाए, विस्तार पूर्वक दिया जाए, उसे हम WH टाइप कहते हैं। माने उसको पूरा एक्सप्लेन करके, पूरा समझा करके दिया जाए, एक वर्णनात्मक टाइप से, डिस्क्रिप्टिव टाइप में उसका उत्तर दिया जाए। जैसे वाई आर यू लेट, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई आर यू लेट, आप देर से क्यों हैं, आप देर से क्यों हैं, तो आपको देर से आने का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अब देर से मैं क्यों हूं, इसलिए ये WH टाइप हो गया। तो अब हम आपको जो है तीसरा सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं, इम्परेटिव। तीसरा सेंटेंस होता है इम्परेटिव। IMPERATIVE SENTENCE। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, और इसको बच्चों एक नाम से और जानते हैं, आदेशात्मक वाक्य, या कहीं कहीं आप पाते हो आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसका आज्ञा सूचक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें होता है कि जिस वाक्य में, डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में आज्ञा को अंग्रेजी में हम ऑर्डर कहते हैं, आज्ञा, निवेदन को हम निवेदन या प्रार्थना, निवेदन को हम रिक्वेस्ट कहते हैं, आज्ञा, निवेदन और या सलाह या परामर्श, दोनों एक ही चीज है, इसको हम एडवाइस कहते हैं, ADVIC। दिया जाए उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। बच्चों एक चीज आप जान जाइए कि आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं वो हमेशा फाइनाइट वर्ब से ही शुरू होते हैं। ये इसमें सबसे विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो कर्ता यू होता है वो छिपा रहता है, और आपका वाक्य जो है वो जो है फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। जैसे होता है डू इट, एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, डू इट। देखिए इसमें आपका यू छिपा हुआ है। और उदाहरण लीजिए कम इन, इसमें आपका यू छिपा हुआ है। तो इस प्रकार जो है, अब आपको हम चौथा वाक्य पढ़ाने चल रहे हैं, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम आप कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी को आप लोग जो कहते हैं कि विस्मयादि बोधक वाक्य। परिभाषा क्या होता है, बहुत ही सरल परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में प्रसन्नता, जिस वाक्य में प्रसन्नता को अंग्रेजी में क्या होता है, बोलिए भाई, जॉय। क्या होता है बच्चों, जॉय, प्रसन्नता। शोक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सारो, SORR, ग्रीफ, सैड, बहुत सारे प्रवाची हैं। प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, सरप्राइज, एस्टोनिश, सरप्राइज। और एक आता है
अथवा जो है प्रशंसा, प्रशंसा, इसको अंग्रेजी में ब्रेव कहते हैं। हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जैसे शाबाश, वेल डन, वेल डन। तो ये जो है इसमें ये भाव हमको जो है मिलते हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं, जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, एलॉस, एलॉस। एक ही बच्चों आप जानिएगा कि जो एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस होते हैं, इन वाक्यों के अंत में इनमें हमेशा विस्मय सूचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ये जो इस प्रकार का चिन्ह जो है ये आपका विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, ऐसा चिन्ह इसमें लगा होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि विस्मयादिबोधक का इसमें चिन्ह लगा रहेगा इस तरीके का, तभी आप पहचान पाएंगे। जैसे एलॉस सी डाइड सो यंग, सो यंग, एलॉस सी डाइड सो यंग। क्या हिंदी बोलेंगे? ओ इतनी युवा काल में ही मर गई। तो निश्चित रूप से दुख का भाव दे रहा है। एक उदाहरण आपको हम और दे दें, ऐसा आप कहते हैं हुर, हुर, वी गॉट फर्स्ट प्राइज, प्राइज, आहा, हमने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑन एनी इंजॉय ओकेजन बॉयज हुर, भाई ये हुर कब बोला जाता है? कोई खुशी का मौका हो तभी हम हुर के द्वारा इजहार करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको 4 सेंटेंस पढ़ाए हैं और 5वां सेंटेंस में लेके आ रहा हूं अंत में, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको आप कहते हो इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो अब आप सोच रहे हैं कि इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य के द्वारा, परिभाषा आपको हम दे रहे हैं, डिफिनीशन लास्ट में, जिस वाक्य के द्वारा प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना, प्रार्थना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? बोलो, यस, प्रे। क्या होता है? प्रे। और कामना, क्या भाई कामना प्रार्थना में कोई अंतर है क्या? है? प्रार्थना कामना में कोई अंतर है? बताइए। प्रार्थना और कामना में थोड़ा सा जरूर फर्क है। और प्रार्थना, कामना, इच्छा, इच्छा, साप, साप को अंग्रेजी में कर्स बोलते हैं, CURSE, किसी को साप देना। तो ये सारे भाव, इच्छा को अंग्रेजी में विश बोलते हैं, विश माने कामना, इच्छा। तो जिस वाक्य में ये सारे भाव मिलते हैं उनको हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं बच्चों। और इसमें इस प्रकार के वाक्यों में भी जो है विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा रहता है। आप इससे आप पहचानेंगे। और अक्सर ज़्यादातर आप समझ जाइए कि जो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं ये में से स्टार्ट होते हैं। में मॉडल क्रिया में से ही ये ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपने कहते हो ना, आप कहते हो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू। अब आपसे पूछे कि किस प्रकार का वाक्य है, बोलिए। मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीव हो, आप
दीर्घायु हो, ये क्या है, ये हमारा कामना है, प्रार्थना है। देखिए यहाँ पर विस्मय सूचक का ये चिन्ह लगा हुआ है। एक उदाहरण आपको हम और दे दें, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी लोग नर्क में जाओ। ये आपको हम, अगर मैं कहूँ कि आप सब लोग नर्क में जाओ, आप सभी लोग जो है नर्क में जाओ, तो इससे जो है आपको हम श्राप दे रहे हैं। तो इस तरीके से वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य के प्रकार आपको उदाहरण सहित, परिभाषा सहित आपको समझाया है, और उन पर आधारित मैंने कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में जो है दिया है। आप इन सारे होमवर्कों को करिएगा, जिससे आप वाक्य के प्रकार से पूरी तरह से आप परिचित हो जाएं और आपको आगे पढ़ने में आपको सुलभता हो। इसी के साथ जो है मैं ये जो है आज वाक्य के प्रकार का जो टॉपिक्स था, इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ।